जाने में भी वीडियो स्टार्ट करनी चाहिए। And a fellow student. I, Vijay Dhukia, on behalf of Jagannath International Management School, Basantpur, feel extremely honored to welcome you all to a session on how to plan for startup and legal and ethical goals. Before getting on the board, let me brief you on IIC, Institutions Innovation Council, was established on 21st November 2018 at JIMS Basantpur since inception of IIC by the Innovation Center. As per the norms and directives of Ministry of Education, then Ministry of Human Resource Development. It is established to engage large number of faculty, students and staff in various innovation and entrepreneurship related activities such as hackathon, leadership talks, ideation workshops, seminars in IPR, entrepreneurship and other competitive events to enhance the innovation and entrepreneurship ecosystem in the institute. Now, on behalf of JIMS Basantpur, I welcome our guest, Mr. Ankit Tiwari. CS Ankit Tiwari is an associate member of Institute of Company Secretary of India. He is the founder of Ankit Tiwari Associates and Startup Network, having more than 7 years of experience in the areas of corporate advisory and compliance services. Now, I would like to call upon Ayushi Arora to present a token of appreciation to Mr. Ankit Tiwari. Thank you, Ayushi. Sir, now we would like you to enlighten us with your own. Thank you everyone. Thank you for the great introduction. And sorry, must be taken. So आज का जो हमारा टॉपिक है स्टार्टअप का, तो आपने कितने लोग हैं जो ना तो स्टार्टअप अभी कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं? कोई है तो जिसके माइंड में चल रहा हो मुझे और सब करके स्टार्टअप करना है, या कोई ऐसा है जो ऑलरेडी कर रहा है? कोई है? कोई नहीं है? चलिए आज के टॉपिक में हम क्या क्या कवर करेंगे एक बार हम देखने देते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हिस्ट्री ऑफ स्टार्टअप कैसे हुआ, मतलब ये स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट है इवॉल्व कैसे हुआ। उसके बाद से आपका हमारा मतलब जो स्टार्टअप टर्म है उसका एग्जैक्ट मीनिंग है। हर कंपनी को स्टार्टअप बोलते हैं या स्टार्टअप की स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ कंपनी होती है। अगर हमें अपना स्टार्टअप प्लान करना तो हम कैसे प्लान करें, क्या क्या चीज़ें हमें मेजर करनी पड़ती है, एज ए फाउंडर हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है, और एज ए स्टार्टअप हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अगर हमें स्टार्टअप अपना रन करना है तो फंड्स कहाँ से मिलेंगे। उसके बाद से हमारी कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स होगी जो हमें स्टार्टअप एज ए स्टार्टअप में टेक केयर करना होगा, ठीक है। क्योंकि इंडिया में अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो एज पर लो ही करना पड़ेगा, तो उसके लिए कौन कौन से एक्ट अप्लीकेबल होंगे आपके ऊपर एज ए स्टार्टअप। और उसके अलावा स्टार्टअप की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस किस को है, मतलब एज ए स्टार्टअप अगर आप रन कर रहे हैं तो आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होगी कि सोसाइटी इन्वेस्टर उन सबको कैसे देखना। एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि ये सेशन थोड़ा मैं इंटरेक्टिव बनाना चाहता हूँ, टू वे कम्युनिकेशन होता तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन में इतना समझ नहीं आएगा। आप लोग जो भी डाउट है इन द मीन टाइम जब भी आपके डाउट है आप लोग पूछिए, ठीक है। तो चलिए आप लोग स्टार्टअप से आप लोग क्या पूछते हैं, होता क्या है स्टार्टअप से बेसिकली ये समझता है कि समथिंग कोई जो इनोवेशन की तरफ ज़्यादा जाता है उसे स्टार्टअप है। और कोई आइडेंटिफाई प्रॉब्लम और उसको सॉल्व करें, और उस प्रॉब्लम सॉल्यूशन से बड़ा बिजनेस, ऐसा नहीं कि छोटा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, एक प्रॉब्लम जो मासेस में सॉल्व कर रहे हैं और उससे हमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी निकालते हैं जिसको एक लार्ज स्केल पे हम लोग लेके जा सकते हैं। कोई भी आप स्टार्टअप ले लीजिए, एक्स वाई जेड कोई भी स्टार्टअप का एग्जाम्पल ले लीजिए, मतलब ओला, उबर, फ्लिपकार्ट, कोई भी, सबने क्या किया, एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया
उसको एक स्टेप पे लेके तो स्टार्टअप के लिए आपको सबसे पहले एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। और इंडिया में हमारा जहाँ बिलियंस ऑफ पॉपुलेशन है तो वहाँ मिलियंस ऑफ प्रॉब्लम तो है। तो इंडिया इसलिए आज थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जस्ट बिकॉज ऑफ इतना बड़ा मार्केट है। 140 करोड़ लोगों का 140 करोड़ लोगों का मार्केट है। तो जहाँ 140 करोड़ लोगों में वहाँ कई तरह की प्रॉब्लम होंगी, तो उसको सॉल्व करने के लिए भी लोग चाहिए। तो जैसा कि ये मोदी ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा था कि इंडिया हैज बिलियंस ऑफ प्रॉब्लम बट इंडियंस हैज बिलियंस ऑफ माइंड टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो इसलिए इंडिया इतना बड़ा स्टार्टअप मार्केट है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री कैसे हुई स्टार्टअप, मतलब आया कैसे 1991 से। तो 1991 में जैसे आप समझते हैं बुक्स में पढ़ा होगा कि लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की स्टार्टिंग हुई। उसके बाद से क्या हुआ, इंडिया में कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस हुए। 1998 तक कंप्यूटर आ गए थे इंडिया। उसके बाद इंटरनेट आया, ये सारी चीज़ें चैन बनता लगा। ऐसा नहीं कि इससे पहले स्टार्टअप नहीं थे, इन्फोसिस इससे पहले भी बना था, टाटा की कंपनियां इससे पहले ही थी। लेकिन एक जो बड़े लेवल का स्टार्टअप का बूम आया वो आया आपका मेनली 1991 के बाद। तो 1998 में कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन हो गया, इंटरनेट आ गया। उसके बाद से 2008 में वर्ल्ड में रिसेशन आया, जो काफ़ी लोगों ने मेरे को उस टाइम मैं भी स्कूल में था, वो 2008 में तो वर्ल्ड रिसेशन हुआ था। स्पेशली यूएस और यूएस में काफ़ी लोगों की जॉब चली गई। तो वहाँ से लोग जिन लोग जॉब चली गई या जो लोगों ने देखा कि वहाँ पे लोग कम ओवरप्लस हुआ था, तो लोग इंडिया मूव किए। तो जब इंडिया मूव किए तो जब लोग यहाँ पे आए तो वहाँ पे एक्चुअली क्या कि हम होते हैं यूएस और यूएस हमसे आगे है 15-20 साल 25 साल। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम वो लोग सॉल्व कर रहे थे वहाँ यहाँ पे कभी आया ही नहीं। तो ऑलरेडी वहाँ से लोग आए, वो लोग प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके आए थे। तो यहाँ वो तो एक माइंड आया, तो यहाँ पर उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट किया। आप कोई भी बड़ी कंपनी लीजिए, जो स्टार्टअप हम जानते हैं, वेदर फ्लिपकार्ट हो गया, स्नैपडील हो गया, उसके बाद से आपका पॉलिसी बाजार हो गया, जितनी भी कंपनी है, पेटीएम है, ये सारे 2008 से लेकर 2008 के बीच में बनी। रीजन भी कि जो प्लेटफॉर्म मिला था वो 2008-10 के बीच में मिला। उसके बाद से 2014 में हमारी कंट्री में गवर्नमेंट चेंज हुई। 2015 में 15 अगस्त 2015 को पीएम मोदी ने लाल किले के प्राचीर से सबसे पहले स्टार्टअप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की। तो एक चीज़ ऑर्गेनाइज हुई, इससे पहले भी स्टार्टअप चल रहे थे बट उसका एक लीगल आइडेंटिटी और लीगल नेम नहीं। तो 2015 के बाद से इस पर लीगल आइडेंटिटी मिला और गवर्नमेंट ने इस स्टेप में काम करना स्टार्ट किया। गवर्नमेंट ने स्टार्टअप के लिए पॉलिसी बनाई। उसके बाद से काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी अपने अपने लेवल पे स्टार्टअप्स के लिए पॉलिसी बनाई। वो सब पॉलिसीज क्या है मीटिंग करके थोड़ा जोर से देखिए। तो स्टार्टअप से तो अब आपका मीनिंग क्या है, स्टार्टअप इज एन आइडिया विच सॉल्व द प्रॉब्लम एट लास्ट, और विच सॉल्व द प्रॉब्लम हम एक बिजनेस सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करना मीजर नहीं, एक हम उससे बिजनेस में निकालें जिससे क्या एम्प्लॉयमेंट में जनरेट। तो स्टार्टअप डायरेक्टली इनडायरेक्टली इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। जितना आज की डेट में अगर आप लोग देखेंगे जितनी बड़ी कंपनियां जॉब देती हैं उससे ज़्यादा स्टार्टअप में लोग जॉब। रीज़न क्या है उसका कि स्टार्टअप जब एक आदमी और स्टार्टअप का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, फ़ायदा क्या है कि हम जॉब सीकर्स की जगह अगर अभी क्या है अभी हम कॉलेज से निकलेंगे, अगर हम जॉब स्टार्टअप नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम सब कहीं ना कहीं जाकर जॉब तलाश करेंगे, तो हम जॉब ढूंढेंगे। उससे अच्छा अगर हम स्टार्टअप करेंगे तो मिनिमम 2-4 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे। इनडायरेक्टली अगर आप देखिए इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो उसको सबको एम्प्लॉयमेंट देना भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन स्टार्टअप उसमें अपना योगदान देता है। हमको जॉब ना लेके हम 4-5 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें, तो इकोनॉमी में बहुत बड़ा एडवांटेज है। उसकी वजह से गवर्नमेंट क्या क्या सपोर्ट करती है स्टार्टअप के लिए। गवर्नमेंट में कुछ इनिशिएटिव लिए हैं स्टार्टअप्स के लिए। जनरली अगर आप लोग की बात करें स्टार्टअप के कौन से लोग लाइक आप लोग बीच में कोई भी आपका जो भी सवाल है कभी भी है आप लोग आराम से कभी पूछ लीजिए, जो बीच में पहुँच करके हम लोग डिस्कशन कर लीजिए, कोई सवाल माइंड में रहना नहीं। और पूरे कम्युनिकेशन करते हैं आप लोग भी सवाल पूछिए, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपको स्टार्टअप के बाद फिर घर घर में स्टार्टअप चला गया। कितने लोगों ने स्टार्टअप के बारे में स्टार्टअप से कहा, स्टार्टअप से पहले स्टार्टअप से अवेयर किया, ठीक है।
काफ़ी लोग पास से अवेयरनेस ज़्यादा होगी। हाँ, रेगुलर क्लासेस पता चलेंगे और इफेक्ट क्या था स्टार्टिंग में मासी बहुत प्रोसेस में चेंज हुआ। पहले आप खुद करना चाहते थे, आपके घर वालों को नहीं पता, तो बोलते थे क्या स्टार्ट करना खड़े हो कुछ जॉब हो देखो। लेकिन जब से स्टार्टिंग आया तो लोगों का एक जो घर में हमारी एक पेज जो पहले थी उसका भी थोड़ी प्रोसेस चेंज नॉर्मलाइज हो गया कंसेप्ट। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं स्टार्टअप को हेल्प करने के लिए? कुछ कंप्लायंस में रिलैक्सेशन दी है। वो कौन सी कंप्लायंस है हम एक बार गो थ्रू करेंगे। लाइक स्टार्टअप में मेनली जो आपके एक्ट एप्लीकेबल होते हैं वो कंपनी एक्ट होते हैं और इनकम टैक्स एक्ट में जीएसटी है। तो इंडिया में करीब 12,000 है, एक डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन मेनली आपका इनकम टैक्स कंपनीज एक्ट और आपका जीएसटी, ये 3 मेन एक्ट। तो गवर्नमेंट इन तीनों एक्ट में रिलैक्सेशन दी है स्टार्टअप्स। इससे क्या होगा कि स्टार्टअप खोलना ईजी हो गया। अगर आपको स्टार्टअप करना है तो स्टार्टअप कंपनी जो इनकॉर्पोरेट करनी है वो ईजी हो गया, कंपनी बनाना आसान हो गया, कंपनी को चलाना आसान हो गया, और बाई चांस आप स्टार्टअप नहीं चल पाता तो उसको बंद करना भी आसान हो गया। ये तीनों चीज़ें गवर्नमेंट ने कर दी है। लॉ कंप्लायंस कर दिया, लॉ सिंप्लीफाइड कर दिया। उसके बाद से क्या लीगल सपोर्ट दिया है गवर्नमेंट ने। किसने स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट देखी है? स्टार्टअप इंडिया किसकी वेबसाइट नहीं देखी? मैं आप सबको बोलूँगा कि आज सेशन के बाद या आप जब घर जाए तो स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट देखिए। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा वेबसाइट बनाया है, उस पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी स्टार्टअप की, कहाँ क्या क्या सपोर्ट गवर्नमेंट दे रही है, कौन सी मिनिस्ट्री स्टार्टअप्स को फंड दे रही है, वो आप वेबसाइट गो थ्रू करेंगे स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि लॉ में कंप्लायंस दे दिया, स्टार्टअप्स को लीगल सपोर्ट दिया, उसके बाद से क्या फंडिंग सपोर्ट दे दिया। गवर्नमेंट ने पूरे इंडिया में इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए, जैसे अटल बिहारी इंक्यूबेशन सेंटर्स, और काफ़ी कॉलेज में अपने अपने इंक्यूबेशन सेंटर बना रहे हैं। मतलब मान लीजिए आप कॉलेज से पास आउट हुए और आपको अपना स्टार्टअप करना है तो कॉलेज ही आपको सपोर्ट करेगा। आपका आइडिया अगर कॉलेज को अच्छा लगता है, जिस कॉलेज में इंक्यूबेशन सेंटर होता है तो इंक्यूबेशन सेंटर क्या होता है, एक प्लेस होता है जहाँ आपको सारे इक्विपमेंट मिल जाते हैं, आपको सिटिंग फैसिलिटी मिल जाती है, आपको वेंडर सपोर्ट मिल जाता है, आपको लीगल और टेक्निकल सपोर्ट मिल जाता है, वहाँ एक नॉमिनल फीस देंगे, आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती है और आपको फंडिंग में भी हेल्प मिलती है, बिकॉज योर कॉलेज कनेक्ट विद द यूनिवर्सिटी, वहाँ से आपको फंडिंग में भी सपोर्ट मिल जाता है। तो नॉमिनल फीस लगती है तो वहाँ से आपको सारा सपोर्ट मिल जाता है। तो इंक्यूबेशन सेंटर्स से होते हैं। तो गवर्नमेंट ने इंक्यूबेशन सेंटर्स भी स्टैब्लिश किए ओवर इंडिया, कुछ प्राइवेट प्लेयर्स ने भी इंक्यूबेशन सेंटर्स अपने बनाए। तो बस से गवर्नमेंट ने कुछ ग्रांट्स भी दिए। अगर आप देखिए हाल फिलहाल हमेशा चलता रहता है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव चलते हैं। कभी कभी आपको स्टार्टअप की साइड पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी में चलता है, आपका सोलर एनर्जी में, आपके मान लीजिए आपका सोलर एनर्जी में स्टार्टअप है तो गवर्नमेंट स्कीम्स लाती है कि अगर आपका स्टार्टअप उसमें पार्टिसिपेट करता है और जीतता है तो उनको कैश रिवॉर्ड या वो सब चीज़ें मिलती है। उससे क्या हेल्दी कॉम्पिटिशन होता है। उसके बाद से गवर्नमेंट ने क्या सपोर्ट दिया, इनकम टैक्स में एक्सेप्शन दिया स्टार्टअप से। अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं तो 3 साल के लिए आपका इनकम टैक्स एक्सेप्ट है, आपको 3 साल तक स्टार्टअप को इनकम टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सारी चीज़ें एक्सेप्शन दी गवर्नमेंट ने। उसके बाद से टैक्सेस होते हैं, कैपिटल गेन टैक्स होता है। जब भी आप कोई एसेट्स बेचते हैं, लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं, उस पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है, काफ़ी टेक्निकल होता है। तो गवर्नमेंट ने उस पर भी एक्सेप्शन दिया स्टार्टअप। तो आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी। तीन फॉर्मेट में गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर रखे हैं स्टार्टअप्स के लिए, या तो आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी पड़ेगी, या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स बनानी पड़ेगी, या फिर एक पार्टनरशिप फॉर्म बनानी पड़ेगी। तो तीनों में अंतर क्या है एक बार आपको बता दें। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या LLP या प्राइवेट फॉर्म बनाने के लिए आपको एटलीस्ट 2 लोग चाहिए, 2 मेंबर, 2 शेयर होल्डर, 2 डायरेक्टर, जो भी आगे होता है, 2 लोगों की आवश्यकता है। You need 2 partners to incorporate the private limited company, LLP company। दोनों में बेसिक एक डिफरेंस होता है कि अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं, आपकी लिमिटेड आपकी जो लायबिलिटी होती है ना वो लिमिटेड होती है। मान लीजिए कल आपको बिजनेस में लॉस होगा, तो कल को आपको बिजनेस में लॉस हो गया तो आपकी पर्सनल एसेट्स, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे कोई आंच नहीं है। अब आप लोगों ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल सुना होगा कि कई बड़े बड़े बिजनेस में दिवाली हो जाते हैं, इसलिए उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी होती है, तो इसको टच को नहीं कर पाता। रीज़न भी कि वो जो भी बिजनेस करते हैं एक कंपनी के फॉर्म में करते हैं और एक कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है।
जैसे हम सबकी एक्सेप्टेंस लेवल सेकेंडरी है, हम सबका पैन कार्ड आधार कार्ड है, वैसे ही कंपनी का भी पैन कार्ड होता है, आधार कार्ड नहीं होता, उसका सर्टिफिकेट ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग नेचुरल पर्सन है, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है। हम क्रिएटेड बाई नेचर है, वो क्रिएटेड बाई लॉ। तो हर वो जैसे हम लोग अपने नाम पे एसेट्स होल्ड कर सकते हैं, वैसे कंपनी भी अपने नाम पे एसेट्स होल्ड कर सकती है, अपने नाम पे लायबिलिटी ले सकती है। अगर आप किसी से उधार ले सकते हैं, कंपनी में बैंक से और लोगों से पैसा उधार ले सकते हैं। तो कल को दिन में अगर मान लीजिए कंपनी डिफॉल्ट कर गई, तो मान लीजिए अगर एज ए फाउंडर आपके पास पैसा है, आपका पर्सनल वेल्थ है, और कंपनी के पास पैसा नहीं है, तो उस केस में कोई आपको ये नहीं कह सकता कि भैया आप अपना पैसा देखिए, कंपनी की लायबिलिटी सेटअप कीजिए। क्यों? क्योंकि कंपनी एक अलग पर्सन है, आप अलग पर्सन। किसी भी जितना भी आपने एग्जाम्पल देखा होगा ना कि जैसे कुछ बिजनेसमैन हैं जो एंजॉय करते हैं और बैंकों से लोन लेके, फिर भी कोई उनको कुछ नहीं कर पाता क्योंकि कंपनी अलग है, वो अलग है। तो इसलिए जब भी कोई भी बिजनेस करें, आप लोग कंपनी फॉर्म में करें। रीजन भी आप लोग की रिस्क लिमिटेड है। और इंडिया में जितने भी स्टार्टअप हैं, 99.99% स्टार्टअप आपके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फॉर्म में चलते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है LLP और आपका पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म में रिस्क होता है कि आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अगर कोई बाई चांस लॉस हो गया तो आपके जो पर्सनल एसेट्स भी हैं वो भी अटैच हो जाएंगे, उसको सेल ऑफ करके आपको लायबिलिटी पे ऑफ करनी पड़ेगी। इसीलिए लोग प्रेफर नहीं करते हैं पार्टनरशिप फॉर्म कोई स्टार्टअप। और LLP में भी क्या है कि लिमिटेड लायबिलिटी होता है, बट कुछ लिमिटेशंस होते हैं। लिमिटेशंस कैसे होते हैं कि आप शेयर्स इशू नहीं कर सकते, उस केस में हमें मेंबर बनाने का। तो अगर आपको उसमें एग्जैक्ट वैल्यूएशन नहीं निकल पा और स्टार्टअप के लिए वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैल्यूएशन से ही डिसाइड होता है कि आपका डाइल्यूशन कितना हो। जब भी हम किसी को शेयर्स देते हैं तो हमें अपना कुछ परसेंट कम करना पड़ता है ना, हमारी कंपनी का होल्डिंग कम होती है। तो इसीलिए लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फॉर्म में बिजनेस स्टार्ट करते हैं। रीजन भी कि आपकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है, आप शेयर्स इशू कर पाएंगे, आपकी कंपनी की वैल्यूएशन हो पाएगी। उसके बाद से क्या है कि ये सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट रहती हैं। इन्वेस्टर्स भी प्रेफर यही करते हैं आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म में। तो स्टार्टअप हमें स्टार्ट करने के लिए जो स्टार्टअप की लीगल डेफिनेशन यही है कि एक कंपनी एक लीगल एंटिटी होनी चाहिए। लीगल एंटिटी इन द फॉर्म ऑफ LLP, पार्टनरशिप फर्म और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और 10 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। स्टार्टअप की जो हम लोगों ने ऐसे जो जनरल डेफिनेशन में कुछ भी बोल देते हैं, बट लीगल डेफिनेशन यही है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी LLP और पार्टनरशिप फर्म, और 10 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। उसका लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें उसका टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पहले ये 25 करोड़ था, बट गवर्नमेंट ने इसको रिवाइज करके 100 करोड़ कर दिया। तो अगर 100 करोड़ से किसी कंपनी का टर्नओवर ज़्यादा है तो स्टार्टअप नहीं माना। उसके अलावा तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किसी बड़ी कॉर्पोरेट से, किसी बड़ी कंपनी से अलग होकर नहीं बनना चाहिए। सपोज मान लीजिए आज रिलायंस है, टाटा है, इनको नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो अगर वो नई कंपनी बना दे और बोले कि ये स्टार्टअप है तो उसको स्टार्टअप नहीं माना। स्टार्टअप मानना जो रीजन है हालांकि किसी बड़े कॉर्पोरेट से अलग होकर नहीं माना। इससे क्या होगा कि बड़े जो प्लेयर्स हैं, बड़े स्टैब्लिश जो बिजनेस बनाने हैं, वो मौका मिसयूज ना करें। ठीक है, कंफ्यूजन इसमें समझिए आपको प्राइवेट लिमिटेड LLP में पार्टनरशिप फॉर्म बनानी पड़ेगी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। उसके अलावा आपको कौन से रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे स्टार्टअप करने के लिए? सबसे पहले तो आपको कंपनी कॉर्पोरेट कराना पड़ेगी, वो भी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जिसको हम शॉर्ट में MCA बोलते हैं। उसके बाद से आपको स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जो स्टार्टअप की मैंने वेबसाइट बताई है वो DIPP गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन। तो वहाँ पे जाके आपको स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन हो सकता है। अगर हम एज पर इंडिया में देखें तो इंडिया में 20 लाख कंपनी है, लेकिन 20 लाख कंपनी में सिर्फ 50,000 स्टार्टअप है। रीजन भी वो 50,000 स्टार्टअप की वो कंडीशन फुलफिल करते हैं और उन्होंने गवर्नमेंट के साथ एज ए स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन करवाया। उसके बाद से आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा GST में। अगर आपका टर्नओवर एक फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख से ज़्यादा का है तो आपको GST में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी करवाना पड़ेगा। 20 लाख से कम तो वॉलेंटरी करवा सकते हैं, 20 लाख लीगल भी ज़्यादा होता है। तो 20 लाख से ज़्यादा टर्नओवर है तो आपको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कराना पड़ेगा GST में। उसके
और एम्प्लॉई नंबर ऑफ एम्प्लॉय 10 से ज़्यादा हो गए हैं तो आपको ESI में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। एम्प्लॉय को स्टेट इंश्योरेंस है, तो एम्प्लॉय की सेफ्टी के लिए अगर कोई एम्प्लॉय आपका बीमार हो गया तो गवर्नमेंट का अपना पूरा नेटवर्क है हॉस्पिटल वहाँ उसको इलाज करा सकते हो। ESI में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अगर आपको 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय अगर आपके हो तो आपको भी अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उसके अलावा शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, ये सारी चीज़ें हैं जो मैंडेटरी आपको, क्योंकि देखिए हम लोग में एक चीज़ बोल रहे हैं कि कंप्लायंस करना कॉस्टली है और नॉन कंप्लायंस करना उससे भी ज़्यादा कॉस्टली है। और आप अगर बिजनेस करेंगे ये सारे रजिस्ट्रेशन करेंगे ऑफकोर्स आपको पेपर वर्क करना पड़ेगा, टाइम कंज्यूमिंग है और कॉस्टली लगेगा। बट अगर बिजनेस करना है तो उसको लीगल और एथिकल वे में करना ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। पीछे तक आवाज़ आ रही है सबको आ रही है तो आप लोग पार्टिसिपेशन तो आप लोग भी अगर आप लोग अपने सवाल पूछेंगे ना तो थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा। फंड रेज करना होता है तो फंड रेज का प्रोसेस कैसे होता है? सबसे पहले आप इन्वेस्टर के पास जाते हैं, कुछ चीज़ें जो आप लोगों ने सुना होगा, प्लान, पिच डेक, उसके बाद से ड्यू डिलिजेंस, एक एक करके मैं थोड़ा आपको ब्रीफली बताता हूँ। सबसे पहले आपको अपना जब आपने अपना स्टार्टअप का आइडिया सोच लिया तो आपको एक बिजनेस प्लान बनाना होगा। बिजनेस प्लान में आप बनाएंगे कि मेरे को 5 साल में मैं कहाँ तक सोच रहा हूँ कि मेरी कितनी सेल्स होगी, मेरा कितना खर्चा होगा, मेरे पास कितने एम्प्लॉय होंगे और मेरा क्या प्रॉफिट क्या लॉस होगा, वो होता है आपका बिजनेस प्लान। उसके बाद एक फिक्स डेट बनता है। फिक्स डेट में क्या होता है? फिक्स डेट होता है आपका पूरा इन्फॉर्मेशन जो इन्वेस्टर्स को आप दिखाते हैं। फिक्स डेट में होता है कि आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कैसे यूनिक है आपका प्रॉब्लम सोल्यूशन, कैसे पैसा बनाएंगे। उसके बाद से आपकी यूएसपी क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन, आपकी टीम कौन है, आपकी टीम की स्ट्रेंथ क्या क्या है, ये डॉक्यूमेंट आप इन्वेस्टर को देते हो। इन्वेस्टर वो डॉक्यूमेंट रिव्यू करता है। उसके बाद क्या होता है, उससे इन्वेस्टर के साथ आपकी फिजिकल मीटिंग होती है। उस मीटिंग के बाद क्या होता है, टर्म शीट साइन होती है। तो स्टार्टअप इंडिया जो हमने शार्क टैंक देखा था, तो शार्क टैंक में क्या होता है, अगर वो लोग बोलते थे कि ठीक है आप चेक कीजिए, तो क्या होता है कि टर्म शीट साइन होती है। चेक देने का मतलब टर्म शीट साइन हो गई। टर्म शीट में एक मोटा मोटा एग्रीमेंट हो गया कि हाँ मैं आपको इतना पैसा दूंगा, इतना परसेंट स्टेक दूंगा, ठीक है। और वो टर्म शीट 20 से ऊपर होगा, कंडीशंस होती है। 20+। टर्म शीट साइन आप लोगों ने हो सकता है न्यूज़ पढ़ी होगी, शार्क टैंक में कुछ कंपनी को चेक देने के बाद भी इन्वेस्टर ने जो साक्ष्य थे उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया। रीजन बीइंग क्योंकि ड्यू डिलिजेंस में कुछ दिक्कतें पड़ेंगी। मान लीजिए मेरी काफ़ी सेल्स है, वो सेल्स नहीं है, उससे कम है, मेरे डॉक्यूमेंट्स रिपोर्ट्स कराऊँ, मैंने मान लीजिए गवर्नमेंट फाइलिंग नहीं की, इनकम टैक्स में मेरे रिटर्न प्रॉपर नहीं है, GST से मेरे नोटिस आया हुआ, मैंने कुछ रिपोर्ट किया, तो उस केस में आपको पैसे मिलने में दिक्कत हो सकती है। तो इन्वेस्टर हमेशा क्या करता है, आपकी पर्सनल मीटिंग के बाद आपका एक टर्म शीट साइन होती है। टर्म शीट इज नॉन बाइंडिंग डॉक्यूमेंट। नॉन बाइंडिंग का मतलब वो कोई भी माने ना माने उसके ऊपर आप लीगली फोर्स नहीं करते। तो टर्म शीट साइन हुई, टर्म शीट के बाद क्या हो, आपकी कंपनी का लीगल ड्यू डिलिजेंस होता है, वो किसी एडवोकेट और बाकी लोग करते हैं। लीगल ड्यू डिलिजेंस के रिपोर्ट के बाद कंपनी पैसा फंड फ्लो होगा। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं उस कंपनी में था तो हम लोग फंड रेज कर रहे थे। फंड रेज करते हमारा लीगल ड्यू डिलिजेंस चला था 3 महीने। 3 महीने रोज फोन कॉल होती थी, लॉयर्स के साथ, एडवोकेट्स के साथ, सबके साथ 3 महीने लगा था। और एट टाइम में ऐसा नहीं है, हमने कई और से देखा। तो हर कंपनी में आपको बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। अगर आप न्यूज़ देखते हो कि इस कंपनी ने इतना फंड रेज किया, तो फंड रेज करने के बाद ही न्यूज़ आती है कि उस कंपनी के एम्प्लॉई फाउंडर्स, तो सोचिए आप 4-5 महीने से मेहनत कर रहे हो उस फंड को रेज करने में। तो फंड रेज करना आसान काम नहीं है, ये काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है किसी भी स्टार्ट करें, चाहे आप किसी भी लेवल पर, बड़े लेवल पे हो, छोटे लेवल पे हो, फंड रेज करना काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत फंड रेज करने में, कोई से भी डॉक्यूमेंट Startup India or Shark India, they generally give funding before. So उसकी अगर कोई corporate due diligence जो है अगर वो ढंग से नहीं करते, तो बहुत आदमी फंस सकता है। वो जो चेक देते हैं वो चेक नॉन बाइंडिंग
फाइलिंग होता है उसमें शो में दिखाने के लिए केबीसी में तो चेक देते हैं, केबीसी का ओरिजिनल चेक नहीं होता, उसका 30% टैक्स देके बाद में चेक मिलता है। तो जो वो कमिटमेंट होता है, आप शार्क टैंक में देखते हो कमिटमेंट होता है, कमिटमेंट टू इन्वेस्ट, वी विल इन्वेस्ट दिस मच अमाउंट एंड दिस मच ऑफ वैल्यूएशन इन योर कंपनी, बट वो कमिटमेंट सब्जेक्ट टू द लीगल ड्यूरेबिलिटी। वो जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है ना, उसकी पूरी एक लीगल टीम होती है, ये चेक ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, चाहे आपकी वो कंपनी एक्ट की फाइलिंग हो, इनकम टैक्स की, आपके सेल्स बुक्स, इनफैक्ट आपके इन्वेस्टर से आपके वो भी देखिए, वो मैकेनिक का किसने नाम सुना, तो वो मैकेनिक के में कुछ दिक्कत आएगी, कुछ पता है आपको? वो मैकेनिक फंड रेज कर रहा था एट अ वैल्यूएशन ऑफ 1 बिलियन यूरो, तो अभी शायद आप लोग आप जाके चेक करेंगे तो उसको फंड नहीं दे रहे हैं, जस्ट नहीं दे रहा। रीजन भी तो उसने अपने डॉक्यूमेंट में दिखाया था कि मेरे पास पूरे इंडिया में सपोज मान लीजिए उसने बोला कि 4000 मेरे पास वो है सेंटर्स हैं जहाँ आप अपनी गाड़ी ला के और ठीक करवा सकते हैं, लेकिन जब यूनिवर्सिटी की टीम ने चेक किया तो 1200 निकले, 1200 निकले, उसने क्लेम किया था 4000, तो वो फंड मना हो गया, टर्मशीट साइन की, फंड नहीं हुआ। फंड देने के लिए आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो कंप्लीट होना चाहिए। शार्क टैंक में हम देखते हैं वो सिर्फ एक शो के लिए, क्योंकि हम फिल्म देख के कानून नहीं सीख सकते और शार्क टैंक देख के पूरा लीगल प्रोसेस व्हाट हैपेंस इन आवर स्टार्टअप ग्राउंड कंपनीज एक्ट exactly what happens to the money investor, does he get any sort of a round by that or his money is okay? अगर स्टार्टअप बंद होता है तो उस केस में क्या होता है कि स्टार्टअप जब बंद होता है तो वैल्यूएशन होती है, तो मेरे पास कितनी एसेट है, मेरे पास कितनी उस स्टार्टअप का कितनी एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज है, तो उसका पूरा एक लीगल प्रोसेस होता है। सबसे पहले आपको अपने एम्प्लॉय के पैसे देने होंगे, जो लोग आपके, अगर मान लीजिए कोई स्टार्टअप नहीं चला, काफ़ी अच्छा फ्यूचर है इनका, अगर कोई स्टार्टअप नहीं चला और इन्वेस्टर ने उसमें पैसे डाले हैं, उस पैसे का क्या होगा, उसको कुछ पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर आपका स्टार्टअप नहीं चल रहा, बंद होने के कगार पे है, कोई भी रीजन XYZ कोई भी रीजन हो, तो जब भी स्टार्टअप बंद होता है तो उसके पीछे एक लीगल फॉर्मेलिटी में कंप्लीट करनी पड़ती है। हमें ये देखना पड़ता है कि स्टार्टअप की टोटल लायबिलिटी कितनी है। मान लीजिए टोटल लायबिलिटी है 1 करोड़ और टोटल एसेट्स हो रहे हैं हमारे पास 40 लाख, सब कुछ मिला के हमारे पास 40 लाख में और 1 करोड़ देने हैं, तो उसमें हमें क्या होता है, रैंकिंग होती है कि सबसे पहले आपके यहाँ जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके पैसे, उनकी क्योंकि एम्प्लॉय के पैसे नहीं डूबने चाहिए, तो सबसे पहले एम्प्लॉय के पैसे दो। फिर गवर्नमेंट का रूल है कि जो गवर्नमेंट के ड्यूज है, पहले गवर्नमेंट के ड्यू पे करिए, कोई भी आपका इनकम टैक्स जो भी ड्यू है आप गवर्नमेंट के ड्यू पे करिए। उसके बाद आपने कोई बैंक से लोन लिया, सिक्योर लोन जिसके लिए हम प्रॉपर्टी मॉर्गेज किए, उनको दीजिए। उसके बाद अगर कुछ बच जाए तो आप जो इक्विटी शेयर होल्डर है वो आपको से मांगो। सपोज मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ लायबिलिटी है, 40 लाख आप पैसे कुछ देने के बाद आपको 20 लाख बच गए, तो 20 लाख 1 करोड़ वो जितने भी शेयर होल्डर है उसमें अकॉर्डिंग टू शेयर होल्डिंग बढ़ जाए। तो जनरली कुछ केसेस में नहीं भी मिलता, अधिकतर स्टार्टअप में इन्वेस्टर के पैसे डूब जाते हैं, रीजन है कि स्टार्टअप का उतनी एसेट्स होती नहीं है, इसीलिए पैसा डूबता है। लेकिन 10 स्टार्टअप में डूबता है, अगर 2 स्टार्टअप चल जाते हैं तो पैसा रिकवर होता है। और कोई किसी का सवाल? Friends, you can ask questions in different contexts as well. You are the student of journalism. I think you can raise some questions in context of economy, why there is a need for startups for economy, in context of anything. So if the person is there, you can ask the question actually. और कुछ ना आपको बताऊंगा। जब भी किसी के मन में कोई सवाल है अब स्टार्टअप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे बात करें। आप जो भी कंट्री में जो भी लॉ एप्लीकेबल है उसको टाइमली और उसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। उसके बाद से जो भी आपको रिटर्न्स भेजनी है, जो भी डेटा आपको गवर्नमेंट से सबमिट करना है वो ट्रू और ट्रांसपेरेंट डेटा दीजिए। कोई भी आप डेटा में मैनिपुलेशन ना करें। जो भी गवर्नमेंट के अगर कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए। गवर्नमेंट को स्टार्ट करने के लिए इनिशिएटिव है उसको आप सक्सेसफुल बनाने में हेल्प कीजिए। अच्छा अभी एक नोएडा में सेमिनार हुआ स्टार्टअप का फंडिंग का, काफ़ी बड़ा स्कीम
स्टार्टअप का सेमिनार था जिसमें काफ़ी स्टार्टअप मतलब मुझे लगता है 3 दिन का सेमिनार था, काफ़ी स्टार्टअप आए इंडिया और 15 से 20 स्टार्टअप और इंडिया आए, तो काफ़ी बड़ा स्कीम मालूम है। तो अगर आप स्टार्टअप वाले स्टार्ट कर रहे हैं इन सारी चीज़ों से बचिए। थोड़ा सा मैं आपको देखने बता रहा हूँ हुआ क्या था। 2 लोग थे उन्होंने अभी का जो है आज के टाइम में स्टार्टिंग में फंडिंग कम हो ड्यू टू वर्ल्ड रिसेशन और जितना भी स्टार्टअप का आपका फंडिंग बाहर से आती है, देखो फंडिंग बाहर से आती है, तो बाहर से जितनी फंडिंग आती है वो आपका जो भी इंटरनेशनल जो भी जब है उससे इफेक्ट पड़ता है। तो रशिया यूक्रेन ये बात क्या होगी कि जो आपका यूरोप है वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया, वहाँ पे रेट इंटरेस्ट बढ़ गए, तो लोगों ने वहाँ पे पैसा अपना इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, जो भी इन्वेस्टर्स हैं। इंडिया में फंड फ्लो कम होगा, तो उसको देखते हुए 2 लोगों ने क्या स्टार्ट किया, 2 लोगों ने स्टार्ट किया कि एक हम प्रोग्राम करेंगे जिसमें और लोग इंडिया के जितने भी बड़े के इन्वेस्टर्स हैं वो आएंगे और इंडिया के सारे स्टार्टअप्स आएंगे। इन्होंने बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं सबको हायर किया, चेतन भगत आपका प्रफुल्ल बिंदोरे जो भी चाहे और बहुत सारे इन्होंने इन्फ्लुएंसर्स को हायर किया और काफ़ी इसकी सोशल मीडिया पर पब्लिसिटी की, दिखाया इसमें मोदी भी आ रहे हैं, इलोन मस्क आ रहे हैं और बहुत सारे सुंदर पिचाई, नितिन गडकरी, काफ़ी फेमस लोगों के नाम दिखाए। तो उसको देख के क्या किया, काफ़ी स्टार्टअप फाउंडर ने उसके कितने परचेज करे, उसके एक कॉस्टिंग की 8,000 रुपये, वहाँ पे स्टॉल लगाने की प्राइसिंग होगा, कोई भी स्टार्टअप सेमिनार होगा तो वहाँ पे अपना स्टॉल लगा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट शोकेस कर सकते हैं। तो काफ़ी स्टार्टअप है, तो पैसा 20-25 हज़ार स्टार्टअप आए थे, सबने इतनी परचेज करी, सबने स्टॉल लगाने की पैसा दिया, तो इन्होंने एक अच्छा खासा पुल बना लिया, कम से कम 100-200 करोड़ रुपये इनके पास होगा। 24 मार्च को ये प्रोग्राम था, 24 मार्च को सब स्टार्टअप के फाउंडर्स आए, उन्होंने देखा वहाँ कोई आया ही, वहाँ ना इन्वेस्टर है ना चीफ गेस्ट है, कोई भी नहीं। तो इससे क्या होगा, जितने भी लोग आए थे सबका पैसा भी लूट गया, अभी पुलिस केस चल रहा है, अभी सब चल ही रहा है। तो जब भी आप कोई स्टार्टअप करें तो कहीं भी आप पैसा लगाएं तो ड्यू डिलिजेंस करें, तो इतने लोगों का आप मान लीजिए 100-200 करोड़ रुपये मिलता है। तो कोई सोशल मीडिया पोस्ट के बेसिस पे अगर कहीं भी आपको दिखेगी फंडिंग, उन्होंने क्या किया था कि बोले कि 3 दिन में फंडिंग मिल जाएगी आपके स्टार्टअप। तो इस चक्कर में काफ़ी ऑल ओवर इंडिया से इतने सारे स्टार्टअप फाउंडर्स आ रहे थे, लेकिन सबका पैसा टाइम और रिसोर्सेज वेस्ट हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट सबसे लिमिटेड होता है पैसा, उनके पास लिमिटेड पैसा होता है, एक लिमिटेड पैसे में उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। तो अगर वो पैसा उनसे जाता है तो बहुत बड़ा हो जाए, तो उन्होंने चीट करके काफ़ी फाउंडर्स का पैसा ले लिया। इंडिया में लोग काफ़ी है, लोगों को भी काफ़ी मुश्किल है, नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल है कि वो पैसा मिल पाए। तो इसलिए अगर आप कोई स्टार्टअप चला रहे हैं, कहीं भी कोई पैसा डालने से पहले आप 2 बार 3 बार रिसर्च करके पैसा डालें, क्योंकि मार्केट में स्कैम्स भी काफ़ी है, क्योंकि स्टार्टअप काफ़ी लेकिन एथिकल स्टार्टअप उसके बाद से हम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले टॉपिक आ रहे हैं। आप इन्वेस्टर से पैसा लेते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वेस्टर भी है कि आप उसको अच्छा रिटर्न दें, टाइमली उसको अपनी कंपनी के बारे में बताएं कि क्या चल रहा है, उसको अप टू डेट रखें, उसको इन्वॉल्व करें, लेकिन उतना इन्वॉल्व करें जितना जरूरी है, क्योंकि पिछले का समय केस देखा था क्या हुआ, क्योंकि इन्वेस्टर बिजनेस में इन्वॉल्व हो और जब इन्वेस्टर बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाता है तो दिक्कत ऐसे स्टार्टअप फाउंडर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनको जो भी सैलरी है, जो भी ड्यूज है उसको टाइम पे देगा, क्योंकि वो लोग आप पे ट्रस्ट करके आए, उनका टेक केयर करना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी आपकी टीम में लोग हैं उनको टैलेंट को डेवलप करें, ऐसा नहीं कि स्टार्टअप में अच्छा ये बताइए आप लोग जॉब करेंगे ना या जो भी करेंगे तो आप लोग स्टार्टअप ज्वाइन करना चाहेंगे या बिग करेंगे? कितने लोग हैं जो कोर्स कंप्लीट होने के बाद अगर आप लोगों के पास जॉब के 2 ऑप्शन है, या तो स्टार्टअप ज्वाइन करना, एक स्टार्टअप को बहुत बड़ी एमएनसी बहुत बड़ी कंपनी, कौन सी ज्वाइन करेंगे?
जाकर लोग एमएनसी भेजते हैं। वीजा मीन क्या होता है? क्या रीजन Then raise your hand. My experience, I would rather work in a startup because in a startup you will learn from the basic ground level scratch. You will create your own product, and even if you make a mistake, then it's okay because you are just in a learning phase. But whereas when you are working in a corporate phase, they expect you to be a very well-trained person, which you are frankly not. And even if you create a mistake or even if you have a minor error, then that might be a very root cause to your professional career at that. देखिए, आप इसके बाद स्टार्टअप ज्वाइन करें या बिग कॉर्पोरेट, आपकी कॉल है, लेकिन दोनों के अपने अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज। बिग कॉर्पोरेट ज्वाइन करने के पीछे रीज़न है कि आप सपोज मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी में है तो उसका सोशल इफेक्ट पड़ता है, समाज में इज्जत होती है। मान लीजिए कोई गूगल में है, कोई फेसबुक में है, कोई अमेजोन में है, तो सोशल उस पर एक्सेप्टेंस बढ़ती है। सेकेंड थिंग क्या है, सैलरी का कोई इशू नहीं हो, सैलरी टाइम पे आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ तक वर्क कल्चर की बात है ना, आपको एक फिक्स काम नहीं करना पड़ेगा, जो काम आपको असाइन हुआ वही काम करना पड़ेगा। आप एज ए पर्सन, आप एज ए एम्प्लॉई उतने इन्वॉल्व नहीं हो पाओगे, उतनी चीज़ें सीख नहीं पाओगे। रेदर देन आप स्टार्टअप ज्वाइन करते हो, स्टार्टअप में और वहाँ पे आपको एमएनसी में वर्क कल्चर एक फिक्स वर्क कल्चर मिलता है। आप स्टार्टअप में आते हो, स्टार्टअप में आपको हो सकता है कि कल आप ये काम कर रहे हो, आपको ये काम भी करना पड़ेगा, तो आप मल्टीटास्किंग करनी पड़ेगी स्टार्टअप में। रिस्क हो सकता है, रिस्क आप जो नॉर्मली इंडिया में स्टार्टअप जो वेल फंडेड स्टार्टअप है, सैलरी में कोई इशू नहीं है, सैलरी टाइम पे आती है। सेकेंड जो बेनिफिट मैंने इस का बताया था, अगर आप बड़ी एमएनसी ज्वाइन करोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको डे वन पे कंपनी सॉप ऑफर कर देगी, अंतिम वाले आप सुंदर पीछे जॉब करोगे। तो अगर आप स्टार्टअप ज्वाइन करते हो और आप स्टार्टअप के इनिशियल एम्प्लॉई हो तो देर 99.99% की चांस की आपको सॉफ्ट में इन्वॉल्व किया है। तो भले स्टार्टिंग में आपकी सैलरी कम हो, लेकिन आप काम काफ़ी सीखोगे, आप मल्टीटास्किंग काम सीखोगे, आप टीम मैनेज करना भी सीखोगे, आप ये सीख पाओगे कि जो भी फाउंडर उसका थॉट प्रोसेस क्या है, वो क्या चाहता है। अगर आप फेसबुक ज्वाइन करते हो, आप जुगनों के साथ काम नहीं करोगे, आप अपने मैनेजर के साथ काम करोगे और मैनेजर के सॉफ्टवेयर नहीं करोगे। लेकिन जब आप स्टार्टअप ज्वाइन करोगे तो आप स्टार्टअप फाउंडर के साथ ही काम करोगे, तो आप ये समझ सकते हो उनका थॉट प्रोसेस क्या है। तो जब आपको अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना हो तो वो थॉट प्रोसेस आपको काफ़ी हेल्प करेगा, कैसे चैलेंजेस फेस करने हैं, कैसे कस्टमर्स लाने हैं। तो स्टार्टअप में आपको सारा काम करना पड़ेगा, अगर आप डिजाइनिंग का काम भी कर रहे हैं, आप सेल्स भी कर रहे हैं, आप मार्केटिंग भी कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, ऑफिस खोलने से लेकर ऑफिस बंद करने का सारा काम कर रहे हैं। तो अगर रिस्क लेने को तैयार हो तो स्टार्टअप में जाओ, अगर रिस्क नहीं लेना, पीसफुल लाइफ चाहिए, 9 to 5 जॉब करनी है, आप बिग कॉर्पोरेट, दोनों में कोई बुरा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है। और आप लोग की है, सबकी अपनी अपनी वो है, उसके हिसाब से आप लोग खोल लीजिएगा जब भी आपके पास लाइफ में ऐसा चांस आए। दोनों अच्छे हैं, दोनों के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज। जैसे ग्रेजुएशन, टॉपर, एग्जिट, काउंटशीट, टाइटल एंड ड्राइव एक एक करके मैं थोड़ा सा ही बताता हूँ। अगर तो आपको स्टार्टअप करते हो तो आपको थोड़ा सा इस बारे में पता होना चाहिए। एक रोफर राइट होता है, रोफर स्टार्टअप में कई बार यूज हुआ। रोफर होता है राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल। जब आप इन्वेस्टर से पैसा ले लेते हो तो इन्वेस्टर के पास रोफर राइट चला जाता है। रोफर राइट का क्या मतलब होता है कि मान लीजिए कल को कोई भी शेयर बेच रहा है, आपके स्टार्टअप को कोई शेयर बेच रहा है, तो पहला शेयर उसको ऑफर करना पड़ेगा इन्वेस्टर को। वो बोलेगा कि इन्वेस्टर पहले आप परचेज कर दो, अगर वो नहीं परचेज करेगा तो आप किसी को बेच सकते हो। दिस इज कॉल्ड राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल, रोफर। उसके बाद होता है एग्जिट। जब भी कोई इन्वेस्टर से आप बात करेंगे फंडिंग के लिए तो उसका यही क्वेश्चन होगा कि आप इसको एग्जिट कैसे दोगे। जब मैं कितने कोई भी अनलिमिटेड टाइम पे आपको पैसा नहीं देते,
पैसा एक फिक्स टाइम के लिए मिलता है, तो 5 साल 7 साल 10 साल अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस प्लान, अकॉर्डिंग टू योर कंपनी। तो मान लीजिए आपको 5 साल का पैसा लिया आपने 5 साल के लिए, तो 5 साल बाद उस इन्वेस्टर को आप एग्जिट कैसे देंगे? एग्जिट प्लान क्या है? एग्जिट प्लान नॉर्मली क्या होता है, या तो कंपनी उसके शेयर्स परचेज कर ले, या एज ए फाउंडर आप परचेज कर लो, या आप उसके शेयर्स के स्टॉक को बिकवा दो, या आप कंपनी इतनी बड़ी हो जाए आपका स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग हो जाए, वहाँ पे इन्वेस्टर अपने शेयर, ये एग्जिट राइट्स होते हैं इन्वेस्टर्स। इसके अलावा होता है टेबल ऑफ अनड्राइवेबल ऑफर, ये बहुत खतरनाक राइट होता है। इसमें क्या होता है कि इन्वेस्टर को आप एग्जिट नहीं मिला पाओ, किसी भी तरीके से एग्जिट नहीं मिला, तो इन्वेस्टर के पास लास्ट ऑप्शन होता है कि इन्वेस्टर अपने शेयर ओपन मार्केट में किसी को भी दे सकते हैं। मान लीजिए कंपनी की शेयर होल्डिंग ऐसे है, 100% में से मान लो 50% इन्वेस्टर के पास है, 50% आपके पास है। तो कोई भी इन्वेस्टर बेचने जाएगा तो 50% कोई भी शेयर परचेज नहीं करेगा, तो इन्वेस्टर के पास ड्राइवर ऑन राइट होता है, वो सीधा अगर हिंदी मतलब हमको ऑर्गेनाइजेशन तुमको भी देंगे, वो जब बेचने जाएगा तो अपने शेयर के साथ साथ आपके शेयर भी बेचेगा, ड्राइवर ऑन राइट ही होता है, क्योंकि पूरी कंपनी बेच सकता है ड्राइवर ऑन और ड्राइवर ऑन। तो ये सारे राइट्स जो शेयर होल्डर एग्रीमेंट में लिखे होते हैं। तो मतलब कोई भी अगर कोई भी एग्रीमेंट करें आप लोग, किसी भी इन्वेस्टर के साथ आप लोग एग्रीमेंट, इन राइट्स को बड़े ध्यान से देखिए, बड़े केयरफुली डिस्कशन करें, क्योंकि ये राइट्स बड़े खतरनाक होते हैं फ्यूचर में। अच्छा, अब ये लास्ट क्वेश्चन, आपको क्या लगता है स्टार्टअप चलाने से ज़्यादा प्रॉब्लम किस चीज़ के बाद, क्या प्रॉब्लम हर स्टार्टअप फेस करता है? और कोई आइडिया होती है, हर स्टार्टअप कोई भी स्टार्टअप फर्स्ट बार में वो नहीं करता, हमेशा चेंज करना पड़ता है, प्लान चेंज करना पड़ता है, देखिए जो आप किसी इन्वेस्टर फाउंडर से पूछेंगे तो पहले तो प्रॉब्लम सबको फेस करता है, वो है टीम, लोग मिलना। फंडिंग में बिलीव नहीं करता आइडिया। देखिए फंडिंग को देखिए, फंडिंग के लिए आप सेकंड स्टेप होता है, पहला होता है कि आपको टीम बनानी पड़ती है, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा ही सोचने वाले आपको लोग चाहिए। तो 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, लेकिन वैसे लोग खोजना बहुत मुश्किल होता है। आप किसी भी हमेशा कभी भी एम्प्लॉयमेंट की कमी नहीं होती, हर टाइम आपको अच्छे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, लेकिन वही अच्छा हर कोई देखता है अच्छा एम्प्लॉयमेंट या अच्छा पार्टनर। तो हर स्टार्टअप जो प्रॉब्लम फेस करता है वो होता है अच्छी टीम का, और अच्छी टीम अगर अच्छी टीम रहेगी तो अच्छा प्रोडक्ट बनेगा, अच्छा प्रोडक्ट बनेगा तो ऑफकोर्स सेल्स होगी, इन्वेस्टर्स भी आएंगे, सबको ही आएगा। तो आप जितने भी स्टार्टअप इंडिया के किसी भी, आपको थोड़ा पढ़िए, थोड़ा सा स्टार्टअप के बारे में थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो जब भी आप पढ़ेंगे किसी को इंटरव्यू पढ़ेंगे तो एक ही चीज़ प्रॉब्लम आएगी, स्टार्टअप फेल होता है या बनता है, उसके पीछे उसकी टीम का बहुत बड़ा हाथ है। अगर टीम अच्छी है, टीम सॉलिड है, तो वो बना लेंगे। फंडिंग नहीं भी होगी, ऑन फंड से मैनेज करके कैसे न कैसे वो कर लेंगे। लेकिन अगर टीम खराब है, टीम एक डायरेक्शन में नहीं चल रही है, तो कितनी भी फंडिंग मिल जाए प्रोडक्ट नहीं होता। तो फंडिंग बहुत जरूरी चीज़ है, फंडिंग से ज़्यादा जरूरी है आपकी टीम। आप लोग भी जब स्टार्टअप प्लान करें, अगर जब भी आप प्लान करें तो सबसे ज़्यादा फोकस आप लोगों की टीम पे करें। टीम ऐसी बनाएं जो एक दिशा में काम करे, सब एक तरीके से सोचो, ठीक है? किसी का कोई भी सवाल हो तो आप पूछ लीजिए, वेदर स्टार्टअप रिलेटेड ना भी हो तो। सवाल किसी को कोई भी सवाल हो, स्टार्टअप से रिलेटेड हो है ना हो, अगर आपके माइंड में सवाल हो और आप पूछ सकते हैं। हो गया होगा ऑलमोस्ट। फोटो हो गया। ऑलमोस्ट शायद मिल गया। किसी को सवाल है तो पूछिए। If you have any question, you can ask students. Yes, beta. Sir, why most of the startups
देखिए फेल होने के पीछे रीजन ये है, ऐसा नहीं कि फेल होते हैं, और वैसे भी इंडिया में नेगेटिव कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा मिलती है, फेल होने वालों को ज़्यादा याद किया जाता है, पास भी होते हैं, स्टार्ट फेल होने के पीछे रीजन होते हैं, मार्केट में आपको प्रोडक्ट नहीं हो पाता है, कभी कभी क्या रहता है इनिशियल लेवल पे छोटे मार्केट में प्रॉफिट हो जाता है। इंडिया देखो, अगर आप रिसोर्स में काम कर रहे हो तो बहुत ईजी है, हर जगह के कस्टमर अलग अलग नहीं है। इंडिया में क्या है कि हरियाणा का कस्टमर अलग है, साउथ इंडिया का कस्टमर अलग है, राजस्थान का कस्टमर अलग है, यूपी बिहार का कस्टमर अलग है, नॉर्थ ईस्ट का कस्टमर अलग है। तो मैंने मान लीजिए कंपनी बनाई, मैंने साउथ इंडिया में कंपनी बनाई, वहाँ के लोगों के हिसाब से मैं बनाया और मैं इस बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे कस्टमर ऑलटुगेदर डिफरेंट बिलीव करें। तो इंडिया इटसेल्फ मिक्स ऑफ 40-45 कंट्रीज, इंडिया में 20-25 देश हैं, 20-25 देशों के अलग अलग थॉट प्रोसेस। तो आपका स्टार्टअप हो सकता है एक तरफ बहुत अच्छा कर रहा है, फिर दूसरे को बिल्कुल खराब कर रहा है। फिर उन्होंने पहला तो मान लीजिए ये रीजन है कि डाइवर्सिटी होना चाहिए, आपका लैंग्वेज, कल्चर, बहुत सारे डाइवर्सिटी। उसके पीछे बाद फिर उन्होंने फंडिंग का क्रंच होता है। अभी ज़्यादातर स्टार्टअप जो बन रहे हैं फंडिंग क्रंच से बनते हैं, कि वो सेल्स भी ठीक ठाक है, अभी स्टार्टअप लॉस मेकिंग है, सेल्स भी ठीक ठाक है, लेकिन इन्वेस्टर से तो फंड आने वाला तो फंड नहीं आया, फंड नहीं आया तो इन्वेस्टर अपनी इक्विटी को नहीं दे पाएगा, अपने जो सप्लायर हैं उनको पैसा नहीं दे पाएंगे। और थर्ड तो रीजन होती है, जो बहुत सारे स्टार्टअप में जो फेल होने का रीजन होती है, आपके पास पैसा होते हुए भी, प्रोडक्ट होते हुए भी, सब कुछ होते हुए टीम के कारण कंपनी फेल होती है। और कुछ चीज़ें कई टाइम फेल होने का रीजन ये भी हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट एक आपने बना लिया, लेकिन जब आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो आपका एक इमोशनल अटैचमेंट होता है उस प्रोडक्ट, और कभी कभी मार्केट या कस्टमर्स आपका फीडबैक देते हैं कि इसमें ये नहीं चेंज करना, और फाउंडर्स अपनी ईगो में या एक इमोशनल अटैचमेंट विद द प्रोडक्ट को चेंज नहीं कर पाते हैं, मार्केट भी देखा है वो अपने प्रोडक्ट को पिवट नहीं कर पाते हैं, इस वजह से फेल होता है। जनरली आज की डेट में स्टार्टअप में प्रॉब्लम यह है कि कस्टमर्स को सेकेंड स्टेज पे रखते हैं, सबसे पहले इन्वेस्टर के सुनते हैं, स्टार्टअप जो है इन्वेस्टर के सबसे पहले सुनते हैं, फिर एम्प्लॉइज फिर कस्टमर, इसीलिए स्टार्टअप के लोग सबसे पहले आप उस कस्टमर की सुनिए जिसको आप सर्विस देना है। अगर वो किसी प्रॉब्लम बता रहा है कि भैया मुझे आज आप लोग जितने भी आप लोग यूज़ करते हैं, आप ये मान लीजिए आप ब्लैंकेट यूज़ करें, जो यूज़ करें, आपको कोई गलत प्रोडक्ट आ गया, आपने सिर्फ प्रोडक्ट किसी को भेजा तो हम रिफंड और एक्शन लेते हैं, क्यों लेते हैं? क्योंकि वो कस्टमर की सुन रहे हैं, उसके साथ साथ कस्टमर फीडबैक के हिसाब से उसमें फीचर्स ऐड कर रहे हैं और उसको प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो अगर आप कस्टमर की नहीं सुनेंगे तो फेल हो जाएंगे। ये सारे रीजन हैं। फंडिंग का भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि फंडिंग से ज़्यादा आपका जो आपका इंटरनल कैसे आप मैनेज कर रहे हैं वो सारी चीज़ें। Any other question, student? Okay, I have a question, sir. Yes, sir. Once I was discussing in a lecture about startups and all, so a student told me that most of the startups are tech based. तो ये स्टेटमेंट कितने हद तक सही है? अगर सही है तो क्या रीजन है इसका? सर स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि आजकल जितने भी स्टार्टअप्स हैं, या ये कह सकते हैं जितने भी स्टार्टअप्स को हम जानते हैं, दे आर टेक बेस्ड। चाहे आपका फ्लिपकार्ट है, ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी, जितने भी आप नाम लीजिए सब टेक बेस्ड है। सर्विस बेस्ड स्टार्टअप भी हैं, कुछ स्टार्टअप ऐसे भी हैं जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। जैसे आपका एग्रीटेक में काफ़ी स्टार्टअप्स हैं जो एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए ऑर्गेनिक खेती को कर रहे हैं। हेल्थ में काफ़ी अच्छे स्टार्टअप्स हैं जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, सर्विस बेस्ड स्टार्टअप्स हैं जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन उनका इतना नाम नहीं है बिकॉज हमें दिन भर स्क्रॉल करते रहते हैं। आज की जो जनरेशन है वो स्क्रॉल करते हैं, उनको उतना आने में, उनको उस लेवल तक पहुँचने के लिए बहुत लंबा जर्नी तय करना पड़ता है। तो इसीलिए और वो सब क्या है, कैपिटल भी ज़्यादा लगती है आपको। इसमें अगर टेक बेस्ड स्टार्टअप है तो आपको सिर्फ एक मोबाइल एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है और अच्छी खासी आपने सोशल मीडिया पे पैसा थोड़ा खर्च कर दिया तो आप अधिकतर मोबाइल में पहुंच जाएंगे या लोग जानने लगेंगे। लेकिन अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में भी स्टार्टअप की कमी है इंडिया में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्टार्टअप नहीं आ रहे, रीजन इनकी इट्स रिक्वायर ह्यूज कैपिटल। तो और मैन्युफैक्चरिंग में रेगुलेशंस भी ज़्यादा हैं, इसलिए नए लोग आने में डरते हैं, लेकिन धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। तो पहले था इनिशियली टेक बेस्ड स्टार्टअप ज़्यादा था, लेकिन धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, लोग उसमें काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो आजकल अगर आप लोग स्टार्टअप अगर कोई भी सोचे तो कुछ फील्ड्स हैं जिसमें आप स्टार्टअप कर सकते हैं। लाइक एग्रीकल्चर के फील्ड में आप कोई भी स्टार्टअप कर सकते हैं,
काफ़ी पोटेंशियल है इंडिया में। ये एग्रीकल्चर नेशन, तो आप अगर एग्रीकल्चर में कुछ इनोवेशन लाते हैं, कोई भी चीज़ डेवलप करते हैं एग्रीकल्चर में, हेल्थ में, एजुकेशन में, आपका रिन्यूएबल एनर्जी में, नहीं आप ऐसे बनाना पड़ेगा। अगर मैं कोई प्रोडक्ट, आप स्टूडेंट हैं, अगर मैं आपके लिए कोई मोबाइल बना दूँ वो 4 लाख का 5 लाख का हो, उसमें बहुत सारे फीचर डालूँ, तो आप नहीं दे सकते। तो स्टार्टअप की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि आपको प्रोडक्ट ऐसा बनाना पड़ेगा जो आपके कस्टमर से पहुँच में हो, आपको सपोर्ट कर सकते। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना दो, मोबाइल एप्लीकेशन बना दो, आपको बताइएगा कि इसमें मोबाइल चाहिए, आपको चाहिए, वो मोबाइल नहीं यूज़ करते तो कैसे बताएंगे? उसके लिए तो आपको अलग से प्लान करना पड़ेगा। कस्टमर आपका कैसा है वो रिसर्च आपको करना पड़ेगा, मार्केट रिसर्च बहुत जरूरी है। उसकी पेइंग कैपेसिटी कितनी है, कितना वो खर्च कर सकता है। एक स्टार्टअप आया था, उसमें शार्क टैंक में जो छोटे बच्चों के लिए झूला बना था, तो लाख रुपये का झूला था उन्होंने। नीश ऑडियंस को टारगेट करना है। नीश ऑडियंस को टारगेट करते हैं, बट उस वैसे स्टार्टअप ग्रो बहुत कम कर पाते हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मिडिल क्लास की है। और सर अगर आप बिजनेस सेक्टर देखते हैं, अगर कुछ स्टार्टअप ग्लोबल कॉस्ट है तो आई गेस वो बिल्कुल जैसे रहेगा। आपका क्रेडिट का टारगेट सिंपल है कि मुझे 1% ऑफ इंडियंस को कस्टमर कैटर करना है। सर क्योंकि वो ज़्यादा इजी है ना, क्योंकि जो नीश सेगमेंट है इंडिया का वो बहुत कम है, उसको टारगेट करना ज़्यादा इजी है। लेकिन मुझे जो लगता है ना, स्टार्टअप का जो मेन काम होता है ना, वो गवर्नमेंट लार्जेस्ट नीश के लिए हम आप देखो जिसके पास पैसा है ना, वो कैसे न कैसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा। ऐसे स्टार्टअप अगर आप ग्रो तभी करोगे जो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे, आप उसकी हेल्प करोगे। अगर आप नीश को टारगेट कर रहे हो तो आपको क्लियर है ना, आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करोगे और आपका मेन मोटिव है ऑन द प्रॉफिट, पैसा कमाना मोटिव। लेकिन जब आप मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तभी एक स्टार्टअप आएगा। जैसे आप देखो फ्लिपकार्ट ने क्या किया, शॉपिंग में कन्वीनियंट कर दिया ना। रैपिडो ने क्या किया, रैपिडो मतलब किसको टारगेट करता है, मेनली स्कूल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो गए जो रैपिडो बाइक है, आपका ऑफिस गोइंग लोग हैं, वो भी चाहता तो मैं कार ही लॉन्च कर देता, लेकिन फिर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सब कार ही दे रहे। तो इसीलिए आपको हमेशा उस टारगेट को करना पड़ेगा जिसको प्रॉब्लम है, जिसको प्रॉब्लम उसको सोल्यूशन देंगे तो आपको वहाँ पैसा मिलेगा। और माउथ पब्लिसिटी, वर्ड टू माउथ पब्लिसिटी, बट लॉन्ग टर्म के लिए फॉर एग्जाम्पल आप लेकिन लॉन्ग टर्म में वही है कि जिसके पास ज़्यादा नंबर वो स्टार्टअप होता बड़ा। तो ज़्यादा नंबर मुझे लगता है इंडिया में मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का बहुत बड़ा नंबर है। मिडिल क्लास के पास एस्पिरेशन जो है आज नहीं खरीद सकता, कल तो खरीद सकता है। तो खरीद सकता है, लेकिन आपको स्टार्टअप चलाने के पैसा तो आदमी चाहिए ना। हाँ सर, मतलब पहले न्यूज़ को टारगेट करेंगे, बट एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो एक स्टेज पे पहुँच जाएगा। आप उसको देखिए, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स का आप रेंज देखिए तो सबके लिए, फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास, अपर क्लास, सबके लिए। तो स्टार्टअप भी ऐसा कर सकते हैं, हम प्रोडक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं, आप सबके लिए प्रोडक्ट आप बनाएं, रेंजिंग कर सकते हो। सब क्लास के लिए प्रोडक्ट बनाएं। अगर आप ग्रो करना है तो सबको सर्व करना है, लेकिन एक आपका कस्टमर बेस होना चाहिए, जो आपका लॉयल कस्टमर बेस हो। बट स्टिल स्टार्टिंग भी अगर डाइवर्सिफाई कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। स्टार्टिंग में ड्राइव तो होता है। Sir, according to me, like one of my friend also did a startup of a restaurant. So he invested a lot of money in that, and suddenly that notebandi happened by P2P, and उसका एकदम डूब गया. So basically, according to me, what I have studied, I'm also very much interested in business studies. I've studied a lot. So according to me, I think startups should be like this. So from down to up, it should be like this. And many, I've seen like many of the people do this fault, like they invest a lot of money in the starting, they try to diversify a lot in the starting and then they fail. देखिए स्टार्टिंग में डाइवर्सिफाई करना कभी भी एडवाइजेबल नहीं होता है। स्टार्टिंग में पहले तो क्या होता है कि आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। आप कस्टमर्स बनाइए, उनसे रेगुलर फ्रीक्वेंट बेसिस पे जब आपके ऑर्डर्स आने लगे, जब आपका एक आपका जो वर्टिकल है वो प्रॉफिटेबल हो जाए, तब आप डाइवर्सिफाई करिए, वो ज़्यादा एडवाइजेबल। और कुछ जो सिचुएशन जैसे आपका कोविड हो गया, डिमोनेटाइजेशन हो गया, अगर ऐसे सिचुएशन का ना अनएक्सपेक्टेड हो, लेकिन अगर ये सारी सिचुएशन आती है, कुछ स्टार्टअप को लॉस होता है, उसको प्रॉफिट भी होता है। जैसे कोविड के टाइम पेटीएम ग्रो हुआ, जितने भी डिजिटल जितने लर्निंग और डिजिटल ट्रांजेक्शन के प्लेटफॉर्म पे ग्रो, तो जब भी कोई
डिफिकल्ट टाइम आता है तो हो सकता है हमारे इंटरनेट को अच्छे से इसलिए फायदा कोविड में आपका हेल्थ टेक कितना हो सबने ऑनलाइन पढ़ाई की उनका कितना बोलना आइडिएशन के अलावा सर डेटा होना भी तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो डेटा के आपको मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा। हाँ सर आइडिएशन अच्छा है बट इफ मार्केट में पता ही नहीं कि डिमांड कितनी है फायदा क्या होता है। स्टार्टअप का प्लान ही यही होता है। हम कभी हमारे पास अगर कोई आता है कि मेरे को कंपनी बनानी है, मेरे को स्टार्टअप स्टार्ट करना, हम उसको कभी नहीं एडवाइस करते कि आप डायरेक्टली कंपनी बनाइए, बिकॉज कंपनी बनानी आसान है तो चलाना मुश्किल है। तो सबसे पहले आप पहले श्योर हो जाओ भैया जो आप सोच रहे हो दैट कैन बी डन और नॉट डन। हाँ सर जो सॉलिड डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा मार्केट में। आप मार्केट रिसर्च करिए, आपको जो लगता है आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनसे मिलिए। अगर आप नहीं मिल पाते, आप एक इंडिविजुअल की एज लिमिटेड है, तो जो मार्केट रिसर्च एजेंसीज हैं उनको हायर करके उनकी हेल्प से आप सोशल मीडिया है सर। सोशल मीडिया पर कैंपेन करिए। आप एटलीस्ट एक डेटा कलेक्ट करें कि कितने लोग ऐसा जो सोल्यूशन आप दे रहे हैं वो लेने को तैयार हैं। उसके बाद मार्केट रिसर्च के बाद ही आप कंपनी को चाहिए बहुत जरूरी तो फिर तो दिक्कत होगी। Innovation Council was such an important session. We really look forward to see you again on campus. With this, we come to the end of the event. Thank you all for attending the lecture. Thank you so much. There is an attendance sheet to sign the attendance sheet, and then Last you का go. मेरे को